नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के साथ शादियों का सीजन भी जल्द शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। एक तरफ जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ गई है और बात करें आज की, तो देश के प्रमुख शहरों में बुधवार को पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे और डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार भी हो चले हैं। अगर बात करें आज की, तो तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। रसोई गैस के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बात करें अगर देखा जाए गौर से, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के भाव 2.55 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाए हैं और वहीं पीएनजी की कीमतों में 2.10 रुपए प्रति घन मीटर का इजाफा किया है। यानी कुल मिलाकर जनता पर अभी महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है और यही हमारा आज का मुद्दा है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी राजेश जी, क्या कहेंगे? अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो 15 रुपए बढ़ा दिए गए, एक और त्योहार आ रहे हैं और दूसरी और यहाँ पर जनता को महंगाई की मार सहनी पड़ रही है। बिल्कुल आपकी सही बात है और ये पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। उसमें भी पिछले जो 3 महीने का सूचकांक है महंगाई का, वो सबसे ज्यादा है। और जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ जुड़ी हुई सारी जो चीजें हैं उनके दाम भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, वो जब ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का महंगा हो जाता है तो जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो प्रोडक्ट्स है उसको ले जाने का जो खर्च है वो भी कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर आता है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा जो वाहन चलाने का मुश्किल हो गया है या हमारे बस का किराया बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक चीज जो हमारे घर में आती है वो सारी चीजें महंगी होती है और ये स्थिति बनी हुई है। और इसमें किसी एक पक्ष की सरकार की बात नहीं है। अभी यहाँ शैलेश भी बैठे हैं, हम गुजरात से बात कर रहे हैं, तो गुजरात में 100 रुपए तक पेट्रोल गया है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी 100 रुपए पेट्रोल हुआ है और महाराष्ट्र में भी 108 रुपए तक चला गया। गंगानगर राजस्थान में देखो तो 109 रुपए है। मध्य प्रदेश में 107 रुपए क्रॉस कर गया है। तो अलग अलग स्टेट में अपने टैक्स के आधार पर अलग अलग तरीके से, लेकिन 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल गया है। और उसमें सारी राजनीतिक पार्टियों को, विशेषतः केंद्र सरकार जो इसको नियंत्रित करती है भावों को, उनको साथ में बैठकर पेट्रोकेमिकल कंपनी का मुनाफा थोड़ा घटे, राज्य सरकार का थोड़ा टैक्स घटे, केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो घटे और कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उनको कहीं राहत पहुंचनी चाहिए। बात आप करती है कि सिलेंडर की, तो सिलेंडर महंगा होने से आम आदमी का जो बजट है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाए। और ये 415 रुपए से लेकर 2014 में 415 रुपए सिलेंडर का रेट था, वो बढ़ते 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 अभी लगभग 950 या 1000 रुपए के बीच में ये रेट आ गया है, यानी कि लगभग दुगना हो गया। और ये तो हमारा घरेलू गैस है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल गैस है, जो ये 14 किलो का सिलेंडर आता है, वो 19 किलो का सिलेंडर आता है, उसका भाव 1750 रुपया हो, यानी कि लगभग 2000 के आसपास। तो छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, चाय की किटली चलाता है, कोई छोटी रेस्टोरेंट चलाता है, कोई नाश्ते की लारी करता है, तो उन लोगों के लिए भी ये दाम बढ़ने से दिक्कत हुई है। मतलब जो सारा जो हमारा व्यवहार है, व्यापारी लोग भी उससे दिक्कत में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो, और हमारा जो व्यवहार है उसमें भी उसके दाम कहीं ना कहीं असर करते हैं। तो उससे आम आदमी का जो बजट है, घरेलू बजट, वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो उद्योग है उनकी जो गति है उस पर भी ये रुकावट आती है। बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी शैलेश जी, क्या कहना चाहोगे? आज फिर से दामों में बढ़ोतरी देखी गई, कब तक जनता महंगाई की मार सहन करेगी?
शैलेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। आज आपने ये डिबेट रखी है महंगाई के बारे में, उसके लिए मैं आपको और के न्यूज को अभिनंदन देता हूँ। और जो अप्रैल 2010 में ब्रेड फ्रूट $16 प्रति बैरल नीचे स्तर पर गया था, इसका मतलब ये हुआ कि $67 प्रति बैरल हो गया था। उसका मतलब भी ये हुआ कि फ्रूट के जो दाम थे वो 418% 418% बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये भी हमें देखना चाहिए कि देश में जो जरूरियात है फ्रूट की वो 82% जरूरियात है, और 82 को बात करें तो 18% ही हमारे देश में सब कुछ ये क्रूड वाला होता है। तो दूसरे देशों से हमें आयात करना पड़ता है। ये जो गैस की बात बोलो या क्रूड बोलो तो सभी 32 जो क्रूड में से 32 आइटम बनती है वो कि क्रूड ऑयल की बात करें तो वो 81 यानी $51 प्रति लीटर बैरल है। लेकिन पहले तो देखा गया था जब दाम काफी कम थे तब तो 100 के पार होता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये 3 डिजिट में नहीं है। 100 के पार होता था, फिर भी हमारी जो केंद्र सरकार है वो थोड़ा बहुत झेल लेती थी, थोड़ा बहुत स्टेट की सरकार झेल लेती थी। यहाँ मैं थोड़ा सा आनंद व्यक्त करूंगा, हाँ आनंद व्यक्त करूंगा कि महाराष्ट्र की कंपैरिजन में और राजस्थान की कंपैरिजन में गुजरात में दाम कम है। इतने ज्यादा तो है ही, अभी जो दाम बढ़े हैं वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर वो जो इंटरनेशनल क्रूड के जो दाम बढ़े हैं इसकी वजह से हमें ये दाम देना पड़ता है। मगर हम जैसे भी मैं ये भी कहता हूँ कि ये आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, क्योंकि जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, क्रूड का उत्पादन जहां से भी भारत में मिले, दरिया से मिले, सी से मिले या जमीन से मिले या कहीं से भी मिले, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी ने जीएसपीसी ये सब करके क्रूड के जो दाम थे वो कम करने की कोशिश की थी, मगर वो सीमित था। जी, जब बैठे थे वो, जब प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हुए थे तब तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो आए हैं बहुत ही लक्की मतलब बन के कि मतलब ये जो क्रूड ऑयल के भाव है वो इंटरनेशनल स्तर पे घटे हैं, उन्होंने श्रेय भी लिया था। तो फिर अब ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि पहले तो 3 डिजिट में था, तब हम देखते थे कि कितने में मिलता था। उस हिसाब से तो अभी कुछ $81.51 प्रति बैरल है। ये दाम बढ़ने वाली बात कोई हमारे अहमदाबाद में ही नहीं है और हमारे गुजरात में ही नहीं है, इंडिया में ही नहीं है। जो कंट्री अरब अमीरात से जो ये क्रूड लेता है उसकी वजह से ये दाम बढ़े हैं। मैं नो डाउट दाम बढ़े हैं, एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं, एलपीजी में भी आज 13 पैसे बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सिडी मिलेगी हमें, तो वो सब्सिडी भी जितने दाम बढ़े हैं उतनी सब्सिडी भी मिलेगी हमें, ये भी तय है। मगर जो हमें इसका दूसरा पहलू हम जलपा जी देखें तो हमें अब टर्न करना पड़ेगा। ये जो क्रूड ऑयल है, गैस पेट्रोल और जो ये दाम सभी है, उससे हटकर हम इलेक्ट्रिक सामान पर आना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट करें या भारत की बात करें तो बीज संकट तो यहाँ पे गहरा रहा है। हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बेस भी हो जाए? अगर हम मान भी लेते कि आज हमारे पास व्यवस्था होती, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए तो सभी सरकारें प्रयत्न करती है, सोलर एनर्जी लाती है, ये सोलर एनर्जी का उत्पादन 2% होता है। इसलिए बड़े बड़े डैमों पर जनरेटर डीजी से रखते हैं और वहां से बिजली कैसे उत्पन्न हो और बिजली कैसे सरप्लस हो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गुजरात स्टेट है वो बिजली जितनी जरूरियात है उसके सरप्लस के दायरे में सरप्लस हो रहा है, सरप्लस के दायरे में आ रहा है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सीएनजी का यूज ज्यादा करो। ये सीएनजी है वो क्रूड ऑयल के साथ लोग सीएनजी की ओर भी जाए तो उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं हम न्यू व्हीकल खरीदेंगे, फिर भी आगे जाकर जो दाम है वो पेट्रोल डीजल की कंपैरिजन में ही होना है, क्योंकि सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है।
नहीं जलपा जी, सीएनजी है। और जो दूसरी दूसरी बात हम देखें तो जो हमारी मोटर गाड़ियां हैं, हमारे सब व्हीकल्स हैं, उनको भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, और जो बड़ी बड़ी फोर व्हीलर है वो भी इलेक्ट्रिक। बसेस अभी देखो तो गांधीनगर और अहमदाबाद में तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी ये बसेस खरीद ली है। जेएसआरटीसी हमारी है, उन्होंने भी ये खरीद लिए हैं। और हमारी जो सरकार थी विजय भाई रूपानी की अगुवाई वाली सरकार, उन्होंने ही कहा था कि जो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनवाए जाएंगे, और वो इलेक्ट्रिक स्टेशन में भी सब्सिडी, स्टेशन वो भी बता दीजिए शैलेश। गाड़ियों में भी सब्सिडी, दोनों में सब्सिडी का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये क्रूड ऑयल का जो झंझट है उससे हम करीबन कैसे कहने का मतलब हम पेट्रोल डीजल है तब तक हम महंगाई कम नहीं कर पाएंगे, इसका सीधा अर्थ ये निकलता है। वो हम कर पाते हैं, मगर हमारा जो स्टेट का टैक्स है और केंद्र का टैक्स है उनमें ही कम कर सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल रॉ मटेरियल का दाम बढ़ता है, क्यों नहीं कम कर सकते? डीजल का दाम बढ़ता क्या है। सब कुछ कमाना पेट्रोल डीजल से ही है? कमाना नहीं है, कमाना नहीं है, ये एक टैक्स है। और जैसे भी इतना दाम बढ़ गया है फिर भी लोगों के ऊपर इसका मार न पड़े, इसीलिए सरकारों ने, जो भी स्टेट सरकार है, मैं तो हमारी सरकार को अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने कम किए हैं, बहुत जो टैक्सेस है वो कम किए हैं। इसीलिए ये कम प्राइस में हमें दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में कम मिलते हैं, कम प्राइस में मिलते हैं। मगर महंगाई तो है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी महंगाई जैसे भी बढ़ती है तो वो दूसरी जो खाने पीने की चीजें हैं, हमारे कपड़े हैं, सभी चीजों में ये ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, महंगा, ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, तो ये भी उसमें प्लस करेंगे। और आखिर तक जो चीनी है, हमारी जो चाय है वो भी महंगी हो जाएगी, मैं मानता हूँ। मगर ऑलरेडी महंगी है वैसे शैलेश जी। प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहोगे? एक और त्योहार का सीजन आ रहा है और दूसरी ओर जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये त्योहारों में वैसे भाव बढ़ते ही थे पहले, लेकिन इतने भाव, इतनी महंगाई की मार अभी है। अब ये पेट्रोल डीजल के भाव है, खाद्य पान की चीजों के भाव बढ़े हुए हैं। शैलेश भाई का कहना ऐसा है कि पेट्रोल डीजल का विकल्प है वो इलेक्ट्रिसिटी लाओ। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, गुजरात की बात करें, या 2% जो सोलर का यूज होता है इलेक्ट्रिक के विकल्प में। फिर ये भी जो कोयला नहीं है, थोड़ा दिन चले उतना कोयला है अपने देश के पास या दूसरे देशों के पास, तो उसको जो सरबर कैसे किया जाए वो एक प्रश्न है। और सोलर में जो ये टाटा पावर है, फिर अदानी पावर है, एसआर पावर है, उनको कोयले का जो अपना उत्पादन है 100% कैपेसिटी है, उसके सामने 20% ही उत्पादन होता है। तो 80% खर्च है वो सरकार को महंगा पड़ता है, और प्रजा को एक साल में 3000 से 4000 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, और वो प्रजा पे मार पड़ती है। तो इसका विकल्प 2% सोलर का है। सब्सिडी सोलर की 15 दिन पहले बंद कर दी। छोटे उद्योगकार है, खेडूत है, उनकी सब्सिडी बंद के वो हाईकोर्ट में गए। अभी हाईकोर्ट में मैटर सब जुडिशियल है कि भाई सब्सिडी बंद क्यों की गई है। पहले कमिटमेंट किया गुजरात सरकार ने और उधर ही उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये जो महंगाई की बात है। और दूसरी चीज शैलेश जी से मैं बात कहूँगा, जनरल बात है कि ये पेट्रोल डीजल में जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं। सरकार के पास बहुत पावर है, लेकिन सरकार की मजबूरी ये है, कोई भी सरकार होती है उसको यही करना पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर है वो टूटने जा रहा है, तो आर्थिक स्थिति देश की खराब होने के कारण वो पेट्रोल डीजल के भाव के जो मुनाफा की बात करी जलपा बहन आपने, वो बात को मैं इस तरह से डाइवर्ट करता हूँ कि उसका बैंकिंग सेक्टर को खड़ा करने में ये पैसा लगाया जा रहा है। तो यह सब परिस्थिति को देखते हुए जो पेट्रोल डीजल का इनकम है वो प्रजा की कमर टूट रही है, लेकिन सामने सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि इतने सारे डिफॉल्टर है, आर्थिक स्थिति देश की खराब है, बैंकों का जो मर्जिंग कर रहे हैं उसके पीछे कोई आर्थिक हेतु छुपा हुआ है। तो यह सब करने के लिए इसमें मोदी जी का दोष नहीं है, लेकिन मोदी जी को वारसे में जो मिला है वो वारसे को चलाना पड़ता है। और वो वारसे को चलाने के लिए अभी जैसे क्रूड ऑयल के भाव थे
तो वो कम हुए हैं, तो भी अपना पेट्रोल का भाव इंडिया में बढ़ता जा रहा था, डीजल का बढ़ता जा रहा। अभी थोड़े भाव क्रूड ऑयल के बढ़े हैं, वो बराबर है, लेकिन उसके साथ पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा है उसका विकल्प ढूंढने के लिए शैलेश भाई का प्रस्ताव है, लेकिन उसका विकल्प मिलना बहुत कठिन है। पेट्रोल से चलने वाली चीज, डीजल से चलने वाली चीज, उसका विकल्प ढूंढना, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत महंगी हो गई है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने के लिए सोलर, हमारे देश के पास जो एग्रीकल्चर में पानी खूब है, हवा पानी ऊर्जा भी है, सूर्य शक्ति है, सूर्य शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आप इजराइल में देखो तो रेगिस्तान है फिर भी हरियाला है, तो डीप इरिगेशन है, सिंचाई उधर जो है वो डीप इरिगेशन से की जाती है। अपने गुजरात के लोग, भारत के लोग उधर से सीखने जाते हैं कि रेगिस्तान में हरियाली कैसी। हमारे इधर इतना पानी आता है जो वेस्ट जाता है, पानी से भी बिजली उत्पन्न होती है। एक पवन चक्की का उपयोग करना चाहिए, जो ये सोलर का उपयोग करना चाहिए, लिग्नाइट का उपयोग करना चाहिए। लिग्नाइट की खान नहीं है, कोयले की कमी है अपने देश में, कोयला है ही नहीं, 7-8 दिन चले इतना कोयला है। तो बिजली का विकल्प ढूंढना इस समय परिस्थिति में मुश्किल है। और महंगाई जो पब्लिक को पड़ी है उसके ऐसा है कि जो महिलाएं हैं उनका बजट इस साल बिगड़ गया है। जो घर के खर्चे हैं, साग भाजी महंगी है, दूध महंगा है, गैस महंगा है, घर के सब खर्चे गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और नोटबंदी आई, उस समय जो गृहिणी की बचत थी वो सब उन्होंने नोटबंदी में दे दी। अब जो कोरोना काल आया उसके बाद महिलाओं के पास बचत है ही नहीं, और लोगों के पास कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है छोटे परिवारों में। और ब्याजखोर लोग हैं जो बड़े ब्याज पे मुनाफा कमाते हैं, उनका धंधा अभी चल रहा है, आत्महत्या की बनाव बढ़ रहे हैं सब जगह पर। तो यह सब महिलाओं की मजबूरी है। और महिलाओं को सुरक्षा की अपने बात करते हैं तो महिलाओं को पहले जो घर चलाने के लिए बजट है उसको सुरक्षित रखना सरकार की, पब्लिक की, समाज की और सभी लोगों की जवाबदारी है। जलपा जी, मेरा कहना यह है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार में विश्वास रखा है और सरकार अच्छी है। हमारे वड़ा प्रधान जो है माननीय नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं और राष्ट्र के हित में काम करते हैं। तो उनको इस बार जो कुछ करना चाहिए, जो अमीरी और गरीबी की भेद रेखा है उसको पतली करनी चाहिए, जो खाई में रूपांतर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी मैटर है, नीति विषयक निर्णय लेना चाहिए। तो सरकार को कुछ पॉलिसी मैटर लेकर के पब्लिक इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के उसमें कुछ न कुछ निर्णय नवा लेना चाहिए। शैलेश में मेरी यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर तक ये बात गुजरात की प्रजा के हित में पहुंचाइए। जी जी बिल्कुल। जब सोच और भी जीतती रहेगी ये लोगों को। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। हर बार बात होती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें को जो कम करने के लिए जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जो कहीं राज्यों में सत्ता स्थान पर विराजमान है, कहीं ना कहीं राज्यों को जो टैक्स की इनकम है वो छोड़नी नहीं है। किसी भी विषय की अगर हम संवाद करते हैं या चर्चा करते हैं तो वो तर्क के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। शैलेश भाई ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने बेस लिया 2010 का, जब 67 रुपये प्रति बैरल रेट था क्रूड ऑयल का। लेकिन उन्होंने 2014 का बेस नहीं लिया। 2014 में 109 रुपये प्रति बैरल क्रूड का भाव था और पेट्रोल का जो भाव था वो 67 रुपये था। उसका मतलब ये हुआ कि अभी जो क्रूड के दाम हैं वो 2014 की कंपैरिजन में कम है, और फिर भी पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगभग दुगने होने चले। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हमको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ये एक ऐसी बात हुई कि अगर दूध महंगा हो गया है तो दूध की जगह हम ब्लैक टी पी लें, दूध का इस्तेमाल कम कर लें। अगर पेट्रोल हमको महंगा पड़ता है तो हम साइकिल से ऑफिस जाए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी जेब पे डाका नहीं पड़े। तो ये जो हमें उपाय बताए जा रहे हैं, ये उपाय मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र शैलेश भाई को कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये जब नारा 2014 में दिया था
तो आपको ये पता नहीं था कि पेट्रोल के जो दाम है वो इंटरनेशनल दाम के साथ जुड़े हुए हैं। पेट्रोल और डीजल दो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। ये दो चीज ऐसी है जो हमारी जो इस्तेमाल की जो क्वांटिटी है उससे 80% ज्यादा है और वो बाहर से मंगाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो पेट्रोल के दाम के बारे में जब आप आंदोलन करते थे यूपीए की सरकार के वक्त, तब ये तर्क कहाँ थे? तब ये जो ज्ञान अभी आया है कि पेट्रोल का भाव बढ़ने का क्या क्या वजह हो सकती है, वो ज्ञान आपके पास नहीं था, या आपका जो ज्ञान था वो आपने छुपा कर उस सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। दूसरी चीज, तीसरी बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रिक कार का उपयोग ज्यादा होना चाहिए। यह सही बात है, हमको विकल्प ढूंढने चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ये बात भी बताई कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सरप्लस है। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हम अदानी और एसआर से जो हमारी बिजली उत्पादन कर रहे हैं उससे 2 रुपये 60 पैसे ज्यादा देकर सरकार उनसे बिजली खरीद रही है। यानी कि हमारा जो बिजली का उत्पादन है वो उत्पादन इतना नहीं है जितनी हमारी बिजली की जो है वो वपराश है। तो ये बात भी आपकी गलत साबित होती है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है। हमारे पास सरप्लस अगर बिजली होती तो हमको उद्योग में कटौती नहीं करनी पड़ती। हमको जो 24 घंटे बिजली मांग रहे हैं जो किसान है, वो रात को अंधेरे में उनको बिजली मिलती है, उनको कहीं पर सांप डस जाते हैं, ऐसी मुश्किलात होती है, रात को 12 बजे उठकर उनको पानी देना पड़ता है खेतों में, ये स्थिति नहीं होती। तो हमारे पास बिजली बिल्कुल सरप्लस नहीं है। हम बिजली जो सरकारी दाम है उससे 2 रुपये 60 पैसे ज्यादा देकर प्राइवेट से खरीद रहे हैं। तो बिजली की भी जो दिक्कत है, इलेक्ट्रिक कार का जैसे जैसे वपराश बढ़ेगा, सीएनजी की आप बात की, सीएनजी 23 रुपये लीटर से शुरू हुआ था, आज उसके दाम क्या है? लगभग 57 या 58 रुपए के पास चले। पहले डीजल गाड़ियां लोग खरीदते थे इसलिए कि डीजल और पेट्रोल के दाम के बीच में लगभग 15 या 20 रुपए का गैप था। अभी डीजल और पेट्रोल दो अपने जुड़वे भाई की तरह साथ साथ चल रहे हैं, और सीएनजी जो है वो भी अभी उसके नजदीक आ रहा है। तो लोगों ने पेट्रोल छोड़ के डीजल का वपराश किया, डीजल के दाम बढ़े। डीजल और पेट्रोल को छोड़कर सीएनजी लिया तो सीएनजी का दाम बढ़ा। अब इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कार भी जब इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा तो आपको बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और सोलर एनर्जी जो आपकी है वो आपका जो बिजली है उसको घटाती है, क्योंकि जितना मेरे घर में अगर सोलर लगा है, मेरी ऑफिस में भी सोलर लगा हुआ है, मेरी दोनों ऑफिस में सोलर लगे हुए हैं, उससे ये होता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो बिजली जनरेट होने के कारण वो माइनस होता है। वो भी एक सही चीज है। तो उसके वजह से जो सरकारी बिजली है उसका इस्तेमाल हम कम करते हैं। रेसिडेंस में तो कभी ऐसा होता है कि हमारी बिजली सरप्लस हो जाती है। तो ये सारी चीज, ये सारे जो विकल्प है वो विकल्प सही है कि हम विकल्प का पेट्रोल और डीजल के अलावा जो भी इलेक्ट्रिक का है, सीएनजी का है, सोलर का है, ये सारे विकल्पों को तलाशे। लेकिन ये करते करते जब आप अपने नतीजे पर पहुंचेंगे तब तक पेट्रोल का दाम जो बताया जा रहा है कि मार्च 2022 तक लगभग 125 से 130 रुपए तक पहुंच जाएगा, तब आप समझो कि महंगाई के बढ़ने के साथ साथ आम आदमी की जो सैलरी है वो नहीं बढ़ती। पेट्रोल के दाम 60 से 100 रुपये हो जाने से गरीब आदमी का रोज का 60 रुपये से उसका 100 रुपये उनका वेतन नहीं बढ़ जाता। तो उनकी जो आमदनी है वो वहीं पर वहीं रहती है, और जो महंगाई है वो बढ़ती जाती है। उससे क्या होता है, उनकी सेविंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उसकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जब आदमी की सेविंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो बैंक के अंदर पैसा नहीं जाता, और जब परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो जो पैसा घूमना चाहिए बाजार में वो पैसा घूमना बंद हो जाता है, वो रुक जाता है। और ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों चीजें अर्थतंत्र के लिए खतरनाक है। तीसरी बात प्रकाश भाई ने बताई कि जो विरासत में मिला है
जो बैंक करप्सी की बात की, जो एनपीए बढ़ा है उसकी बात की, तो उसमें बैंकों को दुरुस्त करने के लिए ये आय कमा जा रही है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। 2014 में रिजर्व बैंक का जो फंड था वो 51,000 लाख करोड़ रुपया वो छोड़ के गए थे। उसके बाद में हमने 7 साल में 3 बार सरकार ने रिजर्व बैंक से पैसा उठाया, और जो उनका लिक्विडिटी का रेशियो था, जो सीआरआर और एसएलआर वो 6 या 3% होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो 3% होना चाहिए और एसेट रेशियो 6% होना चाहिए, उसका वायोलेशन करके मोदी सरकार को रिजर्व बैंक ने पैसा दिया। यानी सरकार को जो आमदनी हो रही थे टैक्स के मामले से, इतने भी पेट्रोल के भाव बढ़ाने के बावजूद भी फिर भी वो पूरा नहीं पड़ रहा था, तो रिजर्व बैंक से 2 बार, और इसी क्लास के अंदर जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे राजन साहब, और दूसरे गवर्नर थे जो उर्जित पटेल साहब, वो दोनों ने उससे अपना डिफरेंस बताया कि इसमें हम सहमत नहीं है। ये करने से देश की जो इकोनॉमी में जो पैसा घूम रहा है, बैंकों के अंदर जो पैसा है उसका शॉर्टेज हो जाएगा, और जब लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगा तो लोगों को लोन लेना है तो बैंकों के पास पैसा नहीं होगा। बैंक जो भी इन्वेस्टमेंट लेती है, या 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल की टेन्योर में लेती है आपसे, फिक्स डिपॉजिट लेती है तो, लेकिन जब आपको लोन देती है वो, तो वो 10 साल 15 साल 30 साल के दायरे में देती है। तो बैंकों के लिए जो दिक्कत हो जाएगी कि 30 साल के लिए पैसा तो दे दिया है, लेकिन जब उसके पास सेविंग्स के रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो धीरे धीरे उनका जो लोन देने का कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा, लेकिन हर रोज का जो काम है, जो ट्रांजैक्शंस है, उसमें भी लिक्विडिटी शॉर्ट होने के कारण दिक्कत आएगी, जो हमारी गुजरात में कोऑपरेटिव बैंकों में एक बार हो चुका है। और उससे क्या परिस्थिति पैदा हुई थी, 14 कोऑपरेटिव बैंक जो बड़ी बड़ी बैंकें थी वो बंद हो गई। तो ये एक दूसरा विषय उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं महंगाई के साथ जुड़ी हुई, महंगाई सिर्फ आम आदमी की जेब पर नहीं, देश के अर्थतंत्र को भी नुकसान करती है। और जब बिन उत्पादक खर्च गवर्नमेंट का बढ़ता जाता है, बिन उत्पादक खर्च यानी जिस प्रोडक्ट से हमको पैसा नहीं मिलता, जिस काम से हमें पैसा नहीं मिलता, क्योंकि सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, वो कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो पैसा वो टैक्स से लेती है। और लेकिन टैक्स लेने की भी एक कैपेसिटी होती है। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मेरी कैपेसिटी है मैं 20 या 30 रुपए तक टैक्स का जो है वो बर्डन सह पाऊंगा। लेकिन वो बर्डन जब जीएसटी, सीएसटी, वेट, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फिर ये सेस, फिर शिक्षण का कर, अलग अलग माध्यम से जब मेरे आय के सामने 30, 40, 50% तक हो जाता है, तब व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, इंडस्ट्री को भी दिक्कत होती है। और इसीलिए सारी इंडस्ट्रियां जो है वो इसमें राहत मांगती है। जब भी बजट आता है, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है अलग अलग, वो सरकार से गुजारिश क्या करते हैं कि आप कम से कम हमारा जो उद्योग है उस पर टैक्स घटाइए। टैक्स इसलिए घटाइए कि हमारा जो मुनाफा है, जो पहले 10% तक था, वो अभी 2% हो गया है। और उसमें भी जब पेमेंट का जो टर्म्स होती है उसका भी वायोलेशन हो जाता है, तो 2% के प्रॉफिट के अंदर भी इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल आसान नहीं है कि हम ये समझ ले कि पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया, गुजरात में हुआ तो महाराष्ट्र में भी हुआ, वो होगा ही, क्योंकि पेट्रोल के दाम का नियंत्रित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। जब केंद्र सरकार एक दाम तय करता है और राज्यों को वो पेट्रोल देता है, फिर राज्य उस पर अपना टैक्स लगाते हैं, तो केंद्र सरकार को अपनी जो इनकम है वो नहीं छोड़नी, नहीं राज्य सरकारों को अपनी इनकम वो को छोड़नी है। तो ये दोनों के चक्कर के अंदर पिस्ता कौन है, तो पिस्ता आम आदमी है। उसका मतलब ये है कि उन्होंने फिर दूसरी बात की कि वो उत्पादन करने के लिए जो हमारी जो कुदरती ये चीजें हैं उसके लिए उन्होंने नाम दिया गुजरात पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन का। तो हमको वो केसी बेसिन याद आता है जिसमें 1200 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद बताया ये गया था कि धौलका के आसपास के जो किसान हैं उसके नल में ऑयल आएगा।
उसके नल में ऑयल नहीं आया, जमीन से एक बूंद ऑयल नहीं निकला और 1200 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया सरकार का। तो ये सारी चीजें हैं, उसको कुल मिलाकर सारी सरकारों को, ये राज्य सरकार हो, आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो, क्योंकि नागरिक जो है वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, दिल्ली का हो, वो बिल्कुल आम आदमी है। और जब राज्य सरकारों को उन्होंने मत दिया है तो सिर्फ अपने स्टेट के वजह से दिया है, लेकिन जब केंद्र सरकार को उन्होंने मत दिया है तो वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, सारा हो। उन्होंने जो विश्वास, आपने जो कहा था कि अब की बार मोदी की सरकार, और आपने जो याद कराया वो कि मैं लकी हूं, पेट्रोल के दाम घटे कि नहीं मेरे आने से, और लोगों ने कहा था कि हाँ घटे, तो आज वही कॉन्फिडेंस के कहना चाहिए कि मैंने उस वक्त घटाए थे, अभी बढ़े कि नहीं बढ़े। लोग बोलेंगे बढ़े, तो अब प्रधानमंत्री बताए वो लकी है या अनलकी है। तो ये लकी अनलकी का सवाल नहीं है, ये नीति विषयक सवाल है, और नीति विषयक सवालों का जो निवारण है वो इस तरह से नहीं आता कि अगर आप ब्रेड महंगी हो गई है तो आप रोटी खाओ, घी महंगा हो गया है तो आप सूखी रोटी खाओ, दूध महंगा हो गया है तो ब्लैक टी पियो, पेट्रोल महंगा हो गया है तो इलेक्ट्रिक चलाओ। ये विकल्प नहीं है। आपको नीति आपकी ऐसी निर्धारित करनी पड़ेगी कि लोगों को राहत मिले। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? आप विकल्प की बात कर रहे थे, पर इलेक्ट्रिसिटी वो कोई विकल्प नहीं है। या तो फिर पहले जब बोला जाता था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें को कम करके दिखाएंगे जब भी आप सत्ता में आओगे, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? जलपा जी, आपके सवाल का आंसर तो मैं दूंगा ही। राजेश भाई ठाकर जो हैं वो भी तजज्ञ हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की। वो सरकार की कुछ गलती है वो भी उन्होंने बोला, और इंटरनेशनल बातें जो हैं वो भी बोला, कहीं कब कम हुए कब ज़्यादा हुए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में कभी कभी जो पेट्रोल के दाम और ये जो डीजल के दाम थे ना, वो कम होते थे। वो क्यों कम होते थे? इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ते थे, फिर भी कम होते थे। ये क्यों होते थे, इसके अंदर भी जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जो थी वो पेट्रो बॉन्ड इश्यू करती थी। पेट्रो बॉन्ड इश्यू करने से क्या था कि 1.40 लाख करोड़ पेट्रो बॉन्ड इश्यू किए। उससे क्या हुआ कि पेट्रो बॉन्ड के कारण कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल दाम कम हुए पेट्रोल डीजल के। पता तो होगा ही आपको, बता दें अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब पहली बार पेट्रो बॉन्ड आया था। कंटिन्यू कीजिए। ना एनडीए ने तो भुगता है, एनडीए ने तो भुगता है। ये यूपीए सरकार, यूपीए 2 आई थी तब पेट्रो बॉन्ड आए थे। जलपा जी आपकी बात सही है, मगर जब वाजपेयी जी आए जी पहली बार लाया गया था। हाँ, जिसकी अवधि जी 70,000 करोड़ फिर आया, जिसकी अवधि 2010 को खत्म हो दी थी जी। 70,000 के करोड़ का ब्याज चुकता किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है। और अभी मेरे प्रकाश भाई, मेरे बुजुर्ग बात कर रहे थे कापड़िया जी कि अच्छे हैं, तो उसकी कई बात अच्छी है। मगर मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, कॉरपोरेशन हो, कहीं ना कहीं कोई काम करता है तो गलती होती है। गलती को सुधारना चाहिए, गलती का फिर से दोहराया न जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो सीएनजी है वो हम उसके ऊपर आधारित रहेंगे तो सीएनजी से क्या होगा? सीएनजी से वो हम उत्पादन कर सकेंगे, सीएनजी का प्रोडक्शन यहाँ हो सकता है। और सीएनजी से दूसरा फायदा ये होता है वो पोल्यूशन नहीं करता, तो पोल्यूशन में भी अच्छी बात रहती है। और जब यूपीए शासन में जब महंगाई थी तो पॉल्यूशन पर नहीं, बात तो दाम पर आके टिकती है ना। जैसे कि गैस सिलेंडर की बात करें, बात क्या थी महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने की, लेकिन गरीब महिलाएं की बात करें, आज 15 रुपए बढ़ गए, शायद कल उठ के फिर से 10 रुपए बढ़ जाएंगे। ऐसे जो कीमत बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं जो गाँव की महिला है वो पुरानी नीति की ओर ही जाएगी। जलपा जी, नरेंद्र भाई मोदी ने जो ये गैस का बहनों को जो मुफ्त में देने की बात करी और दिया भी,
करोड़ों बहनों को जो धुआं से मुक्ति दिला दी, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये नरेंद्र भाई की बदौलत से ये हमारे गांव की, मैं भी गांव से ही आता हूँ। गांव में जो बहनें हैं उसको धुएं की वजह से कहीं डिसीज का सामना करना पड़ता था, उसके कलेजे को भी ठेस पहुंचती थी, उसके नाक कान मुंह से भी कुछ प्रॉब्लम होता था, आंख में आंसू आ जाते थे। ये सब प्रॉब्लम से निकालने वाले कोई दूसरे नहीं थे, नरेंद्र भाई मोदी की ही विचारधारा चलती है। और सिलेंडर के दाम तो बढ़ रहे हैं ना, अब ये दाम बढ़े हैं, उसके साथ मैं आपके साथ सहमत हूं, मगर इंटरनेशनल क्रूड के दाम बढ़े, इसीलिए पेट्रोल के और डीजल और जो भी है, प्लेन का डीजल, ये सब जो गैसेस हैं वो उनमें से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए 32 आइटम आप बोलते हो कि कांग्रेस की वजह से जो पेट्रो बॉन्ड था उसकी वजह से हम दाम कम नहीं कर पा रहे, फिर आप लाते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं इसीलिए यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं। कोई एक चीज हो सकती है, या तो पेट्रो बॉन्ड हो या तो फिर देखिए पेट्रो बॉन्ड, पहले की अगर बात करें पेट्रो बॉन्ड क्यों लाया जाता था कि इंटरनेशनल प्राइस में कोई भी चेंजेस ना हो अगर, तो जो हमें ना अफेक्ट करे, इसीलिए पेट्रो बॉन्ड लाया गया था। तो दो बात हो सकती है, या तो पेट्रो बॉन्ड कांग्रेस वाला है या तो फिर नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जो भी आपका टैक्स का कैलकुलेशन है उस हिसाब से बढ़ रहा है। दो में से एक बात हो सकती है शैलेश जी, दोनों बात नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1.40 लाख करोड़ के पेट्रो बॉन्ड जो यूपीएस 2 में हुआ था, उसका ब्याज हम चुकता कर रहे हैं कितना, 70,000 2014 में जब आए थे सत्ता पे तब हमें पेट्रो बॉन्ड नहीं पता था, तब हम सरकार में बैठे, हमको पेट्रो बॉन्ड नहीं दिखा था। नहीं, ये बाद में, ये अभी जो जलपा जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी नहीं आता है, पेट्रोलियम मंत्री जो थे धर्मेंद्र जी, उन्हें अचानक से पेट्रो बॉन्ड कैसे याद आया, मतलब इतने दिन बाद? थोड़े दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने भी बोला था कि ये पेट्रो बॉन्ड जो है पहले यूपीए सरकार ने लिया था, तो उसकी ब्याज की चुकती हम कर रहे हैं। अब जो ज्यादा पेट्रोल बॉन्ड लाके कृत्रिम वजह से, यानी आर्टिफिशियल की सिस्टम की तरह हम, इंटरनेशनल तो बढ़ावा हुआ है प्राइस का, रॉ मटेरियल का, और हम लोगों को ऐसे समझाए कि पेट्रो बॉन्ड लेके लोगों के मन में ठास दे कि अब इंटरनेशनल दाम के प्राइस के दाम बढ़े हैं, फिर भी हम ये आपके लिए अच्छी बात करके लाए हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे करना चाहिए, ये जो यूरिया है, यूरिया में जो इफ्को ने बढ़ाया था 1200 रुपये थे दाम, और 1200 रुपया इफ्को ने बढ़ाया, तो सरकार ने क्या किया कि किसान को कैसे कम दाम में यूरिया मिले। आप उससे पहले की बात कीजिए ना, पहले क्या था दाम, आप उससे कंपेयर कीजिए। तो 1200 रुपया सरकार ने भुगते, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को 1200 रुपये मिले। ऐसे सभी ये जो पेट्रोल के दाम है वो स्टेट और केंद्र दोनों के दायरे में आता है। स्टेट का टैक्स है और नहीं, केंद्र का टैक्स है और स्टेट का वेट है। ये टैक्स और वेट ये दोनों कम करेंगे तो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, इससे कोई फायदा भी नहीं होगा, मगर इंटरनेशनल फायदा नहीं होगा इससे। क्या बात कर रहे हो शैलेश? हाँ, नहीं, बहुत कम होगा, हमारे राज्य में कम है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के गंगानगर में 113 यानी कि 113 रुपया आज की तारीख में है, और गुजरात में 100 रुपये के करीबन है, तो ये 13 रुपये का डिफरेंस भोपाल में 111 है, यही पता चलता है। भोपाल में 111 है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की बॉर्डर और गुजरात की बॉर्डर दोनों में 2 किलोमीटर का अंतर है। तो ये जो हमारे उत्तर गुजरात के जो लोग हैं वो राजस्थान की बॉर्डर के टच में रहते हैं, तो वो उसका 4 व्हील लेके राजस्थान से इधर गुजरात में आके पेट्रोल भरवा के 7-8 दिन का और चले जाते, क्योंकि 1 लीटर में जी सही में ऐसा होता है कि राजस्थान से लोग गुजरात में आते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और फिर आ जाते हैं। बॉर्डर वाले गांव की बात करता हूँ मैं बॉर्डर वाले गांव की बात करता हूँ। राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर वाले गांव है, बॉर्डर 2 किलोमीटर दूर है, उसकी बात करता हूँ। 2 किलोमीटर में इतना पेट्रोल नहीं जाएगा, जो 10-15 लीटर लेके चले जाएंगे उसके गाड़ी में भरवा के, तो कितना फायदा होगा ये देखते हैं सब। ये मुझे आनंद है कि गुजरात में आके पेट्रोल, राजस्थान के लोगों को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा अगर केंद्र अपना टैक्स कम कर दे, और गुजरात की बात करें तो आप भी और कम कर दीजिए।
केंद्र भी सोच रही है कि कैसे ये पेट्रोल के दाम हमारी वजह से कैसे कम हो, हम कम कैसे करें। इंटरनेशनल दाम तो बढ़ा, रॉ मटेरियल का दाम भी बढ़ा, फिर से वही चीज है, या तो पेट्रो बॉन्ड रखिए या इंटरनेशनल दाम रखिए। हाँ, पेट्रोल बॉन्ड भी ना ले और इंटरनेशनल दाम बढ़े, फिर भी हम पेट्रोल का दाम कैसे कम कर सके, उसका ये दूसरा उपाय जो है वो हमारे मन में ये आ रहा है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए भारत को। कैसे बनेंगे? एक्सपोर्ट है वो बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। जैसे भी इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा इंडेक्स बढ़ेगा, हमारी जो रुपया है वो ऊंचा आएगा, वो उच्च लेवल पर आएगा, तो वैसे भी हमें फायदा होता है। जैसे हम आत्मनिर्भर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट कम कर दो और एक्सपोर्ट ज्यादा करो। ये इसकी वजह से भी ये जो महंगाई है उसको काबू में लिया जा सकता है। और करेंगे जब लोगों की इनकम इतनी होगी। अभी अगर हम बात करें बिजली कर ले, पेट्रोल डीजल की बात कर ले, लेकिन जो जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है ये तो अर्थतंत्र को खतरा है, जैसे कि राजेश जी भी बता रहे थे और आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी तो ट्वीट करके बता रहे थे। उन्होंने तो यहां तक ट्वीट में लिखा था कि पेट्रोल डीजल और अन्य ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होना वो भारत की ईमानदार जनता के लिए दुखद है। हाँ, सांसद है वैसे वो कांग्रेस के नहीं है। ये बोला था, मैंने सुना था। मगर ये जो राजेश भाई ने बोला कि बिजली अभी सरप्लस नहीं है, तो उसकी बात कहीं ना कहीं मुझे संदेह लगती है, क्योंकि मैं मैकेनिकल यानी बीच संकट नहीं आएगा। पीजीवीसीएल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है, ये सोलर एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है, तो मुझे पूरा पता है कि आज गुजरात में बिजली सरप्लस है। जहां से भी हम लेते हो, प्राइवेट लेते हो या गवर्नमेंट से लेते हो या कहीं कंपनी से लेते हो, मगर गुजरात के पास से ही लेते हैं और अन्य राज्य के पास से नहीं लेते। दूसरे राज्य जो दूसरे स्टेट है वो गुजरात के पास बिजली के लिए आ रहे हैं। हमारे जेटको हो, पीजीवीसीएल, चाइना तो नहीं आएगा ना? चाइना में बीज संकट चल रहा है शैलेश जी। हाँ, चाइना की बात ही और है, चाइना की तो बात ही मत करो। चाइना में तो हम कुछ इंपोर्ट चाइना से करना ही नहीं चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करो। चाइना में जितना भी एक्सपोर्ट हो ऐसा करो, चाइना की कोई आइटम हमें इधर नहीं चाहिए। जलपा जी, अगर पेट्रोल की नहीं सकते वैसे, हम इतने भी नहीं, अभी हम डिपेंडेंट के पास से तो पेट्रोल नहीं लेंगे। जी राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। शैलेश भाई को मेरी बात पर संदेह हो रहा है। तो शैलेश भाई, आप अभी आपकी जो गुजरात गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है उसको गूगल सर्च करके आप बिजली की जो स्थिति है वो आप देख सकते हो सकता है कि उसके अंदर अगर दिखाया जाए कि वो बिजली हमारे पास सरप्लस है और हमको खरीदनी नहीं पड़ती, तो एक दूसरा सवाल उससे पैदा हो जाएगा कि अगर आपके पास बिजली सरप्लस है तो किसानों को देने में या उद्योगों को देने में दिक्कत कहाँ है? क्यों आप 14 घंटे या 16 घंटे दिन में बिजली नहीं दे पा रहे? आप उद्योग को जब बिजली देनी होती है तो किसानों में कटौती होती है। जब किसानों को उनकी सीजन आती है तब उद्योगों के अंदर हमको स्टैगरिंग करना पड़ता है। हर वीक 1 या 2 दिन, जैसे जैसे जहाँ की स्थिति है उस तरह से हमको पता है कि स्टैगरिंग का एक डे होता है जब इंडस्ट्री को बंद रखना पड़ता है। तो ये स्थिति है। दूसरी चीज ये शैलेश भाई ने जो बताई बात सारी, मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमन के सलाहकार के तौर पर शैलेश भाई को नियुक्त कर देना चाहिए। मुझे बहुत आनंद होगा, क्योंकि उन्होंने जो पेट्रोल के भाव घटाने के लिए जो आइडियाज दिए हैं, मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का इतना छोटा सा इतना सा कार्यकर्ता इतना सोच पाता है, तो उनकी सोच कहीं ना कहीं सरकार तक जानी चाहिए। उनकी जो बात है वो बात अगर लागू हो सकती है और लोगों का भला हो सकता है, तो शैलेश भाई की बात, क्योंकि हमें सीखने में किसी से भी शर्म नहीं होनी चाहिए। हमसे कोई भी आदमी हो, अगर हमको कोई नई चीज बता रहा है या नया ज्ञान दे रहा है तो उसको हमको लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो सबसे मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि शैलेश भाई की बात जो है वो जल्द से जल्द निर्मला सीतारमन सुने और उन्होंने जो 2 रास्ते बताए हैं वो रास्ते पर अमल करते हुए पेट्रोल के भाव जल्द से जल्द घटाए जाए। तीसरी बात जो उन्होंने बताई, 2 बातों में वो
कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तो बॉन्ड वाली जो बात है वो, और दूसरी है क्रूड वाली बात है वो। तो क्रूड वाली बात मैंने बताया कि 2014 में क्या स्थिति थी और क्या दाम थे, आज क्या स्थिति है, क्या दाम है। जो उन्होंने बॉन्ड की बात की उसमें भी आपने उनको करेक्ट किया कि जो बॉन्ड था वो अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, और वो यशवंत सिन्हा साहब का आइडिया था। दूसरी चीज ये है कि अगर समझ लो कि वो बॉन्ड वाली जो बात है वो दिक्कत वाली बात थी, उससे आपके पेट्रोल के दाम नियंत्रित नहीं हो सकते। तो ऐसा तो था नहीं कि यूपीए सरकार के बहुत विपक्ष नहीं था। आपके दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, जसवंत सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, सारे दिग्गज लोग संसद के अंदर थे। तो उनको ये जो स्थिति है उसका पता ही होता। तो जब 2014 में आपने विजन डॉक्यूमेंट लोगों के सामने रखा और महंगाई को सबसे बड़ा समस्या बताते हुए अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार का स्लोगन दिया, तब ये तज्ञों ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब को बिठाकर बताया होगा कि भाई आप ये बोल रहे हो लेकिन ये बॉन्ड की वजह से आप नहीं कर पाओ। अगर उन्होंने नहीं बोला तो वो दिक्कत जो है वो आपकी पार्टी की समझने में थी जो स्थिति है। अगर इस जो धर्मेंद्र प्रसाद की जो बात को वो कोट करके बता रहे हैं कि इसकी वजह से हम नहीं घटा पाए, तो वो चीज भी है वो गलत साबित होती। तीसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सीधे भाव से ये बात को स्वीकारा कि महंगाई जो है वो बढ़ी है, उसका मैं स्वीकार करता हूं, और महंगाई बढ़ने से लोगों को दिक्कत हो रही है उस बात को भी उन्होंने स्वीकारा। ये दोनों बात के लिए मैं उनको अभिनंदन देता हूं कि सत्ता पक्ष में होते हुए भी फिर उन्होंने जो बताया कि गंगानगर में इतना है और राजस्थान से यहाँ पर पेट्रोल आके ले जाते हैं, तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? जैसे हम आपसे यहां सवाल कर रहे हैं वैसे ही गहलोत साहब का गिरेबान पकड़ने वाले लोग राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हैं ही। और आज का भी आज ही आप देखो तो राजस्थान के अंदर पेट्रोल के दाम के खिलाफ हर पेट्रोल पंप पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम दिया हुआ है। तो जो राजस्थान की दिक्कत है वो राजस्थान बीजेपी उससे लड़ लेगी। जो महाराष्ट्र की दिक्कत होगी वहां महाराष्ट्र की भाजपा जो है, आपके फडणवीस साहब है, वो इतने ताकतवर है कि उद्धव ठाकरे के नाक में दम कर देंगे। लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं, हमको गुजरात के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराना है और हमारे गुजरात के ही जब प्रधानमंत्री यहाँ से गए हुए हैं, तो हम इतनी आशा तो कर सकते हैं कि जैसे हमारी गुजराती के अंदर कहावत है कि मौसालમાં जमण ने माँ पीरसनार। અને मोदी साहब ने भी जब यहाँ से गए थे तो वो कहा था, ये बात को कोट किया था कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब गुजरात को कोई अन्याय नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम वो आशा कर सकते हैं कि जब हमारा गुजराती है, हमारी दर्द को समझने वाला आदमी दिल्ली के अंदर बैठा है, तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी, भाव बढ़ेंगे तो उनको फायदा होगा, नहीं बढ़ाना, ये सोच सकते हैं। लेकिन गुजरात में तो उनकी सरकार है। टू टायर सरकार की जो बात होती है, वो टू टायर सरकार का जो लाभ है वो एक गुजराती होने के कारण मैं इतना तो स्वार्थी हो सकता हूं कि मुझे मिले, लेकिन ये नहीं मिल रहा। तो आप जो बात कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, उसका मैं स्वीकार करता हूं, तो वो स्वीकार के साथ साथ इस बात का भी स्वीकार होना चाहिए कि सरकारों को ज्यादा प्रामाणिकता से और ज्यादा ठोस कदम उठाकर इसका हल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जब बात यहाँ पर निर्मला सीतारामन की चली है तो कहीं ना कहीं डर तो ऐसा है कि ऐसा ना हो जाए, जैसे पहले कांदे के बारे में जब पूछा गया था उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता, मैं कांदा नहीं खाती। कहीं ऐसा ना हो जाए उनकी इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी हो, उनको पूछा जाए कि पेट्रोल डीजल में इतनी बढ़ोतरी हुई, क्या कहना चाहेंगे या क्या सुझाव है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा ना बोल दे कि मुझे क्या पता, मेरी गाड़ी जो है वो पेट्रोल डीजल नहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वैसे कहने का मतलब यही था प्रकाश जी, पूछने का सवाल कि क्या लगता है अब यहाँ पर तो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं जो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कार लोग खरीद भी ले तो कहाँ पर है स्टेशन, कहाँ पर है पावर स्टेशन? जलपा जी, सबसे पहले ये विकल्प प्रजा को देने के बजाय प्रधानमंत्री से लेकर सारा जो महकमा है सरकार का, उनको अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले देनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें जो समझ गए आप। जी बिल्कुल राजेश जी। जी प्रकाश जी क्या कहेंगे, सुधार कहाँ से होना चाहिए?
देखो पेट्रो बॉन्ड की बात जो थी दोनों सरकारों के लिए, एनडीए और यूपीए के लिए, वो नीति विषयक बाबत थी, पॉलिसी मैटर थी, इसलिए उसका विरोध संसद में नहीं हुआ उस टाइम पे। अभी जो है वो लूड़ा बचाव करने के लिए उसका पेट्रो बॉन्ड को याद करके और प्रजा को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और पेट्रो बॉन्ड का ब्याज अभी शैलेश जी बोलते हैं जो भरना पड़ता है, तो रिजर्व बैंक से उर्जित पटेल को हटाया, उसके पीछे कारण क्या था? वो रिजर्व बैंक फंड है, उसका यूज किया, वो भी हमारे देश के लिए कंटीजेंसी फंड नहीं है। अभी कभी भी समझो, जैसे अभी ठाकर जी ने बताया कि 14 बैंक पहले बंद हुई, मेरे पास जो नोंद है वो ऐसी है कि 80 कोऑपरेटिव बैंक के माधुपुरा के बाद बंद हुई है, और डिपॉजिटर को 1 लाख रुपया से ज्यादा मिला नहीं है। अगर बैंक उठ जाती है आज भी नेशनलाइज बैंक, तो 5 लाख उन्होंने निर्मला सीतारामन जी ने अभी 1/4/2020 से किया है। आज मेरा 1 करोड़ रुपया सैलरी भी बैंक में पड़ा हुआ है और बैंक उठ जाती है या मर्ज होकर के मर्ज कर रहे हैं, उसका कारण भी है कि तालाब को एक समुद्र में मिक्सचर किया जा रहा है, तो उससे वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बैंक कमजोर पड़ती है तो ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा सरकार का सवाल है कि आज ठाकर जी की 50 लाख रुपया डिपॉजिट है तो बैंक को 50 लाख ही देना चाहिए। यदि बैंक 5 लाख देती है तो वो नहीं चले, वो सरकार की विश्वसनीयता का प्रश्न है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी डिपॉजिटर सलामत नहीं है। तो महंगाई की बात है, ये रिजर्व जो ठाकर जी ने बताया, रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड है उसको यूज कर दिया गया है। तो हमारे पास जब इकोनॉमी इमरजेंसी आने वाली है या आएगी या कुछ भी होगा, उस टाइम पे हमारे पास कोई फंड ही नहीं होगा। तो ये वो जो बातें हैं, आज की बात करें तो पंडोरा जो ये पत्रकारों का जो ये हुआ, इसके अंदर इतने सारे बड़े मूढ़ीपति है, अनिल अंबानी, फिर सचिन तेंदुलकर, ये सबके पास क्या है? ये मूढ़ीवादियों को, सरकार को मालूम है कि स्विस बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, कितने डिफॉल्टर बाहर चले गए, ये सरकार उनको इधर इंडिया में ला पाने में निष्फल रह रही है। तो यह आर्थिक नीति जो है वो जवाबदार है। नीति विषयक बाबत सरकार को कुछ योग्य करना चाहिए। पेट्रोल डीजल का भाव और सब महंगाई जो फंड से जुड़ी हुई है, आर्थिक बाबतों से जुड़ी हुई है, और अभी ऐसा नियर टू इतनी पोजीशन खराब है तो कभी भी इकोनॉमी इमरजेंसी डालनी पड़े, ऐसी पोजीशन का निर्माण नजदीक है, ऐसा प्रजा जो देख रही है। और इसमें कुछ न कुछ सरकार को एक्शन लेने चाहिए। गरीबी और अमीरी की भेद रेखा पतली करनी चाहिए, जो खाई में रूपांतर हो गई है। यह मतभेद आगे चल करके ये ट्रैक आगे बढ़ेगा, उसको रोकना अभी की सरकार का, प्रशासन का काम है, और प्रशासन को इसमें जागरूक होना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जलपा जी, पेट्रो बॉन्ड पे अटके रहेंगे, इंटरनेशनल प्राइस के उस पे अटके रहेंगे, या बिजली सरप्लस है या नहीं वो सवाल पे अटकेंगे? क्या करेंगे? महंगाई तो कम करनी होगी। हाँ, कुछ ना कुछ ये जो महंगाई हुई है उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल का दाम है, मगर पेट्रोल के बेसिक जो दाम है वो है 32.97, वो अभी है। तो उसके हिसाब से हम देखा जाए तो सरकार का, केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो 21.58 है। वो राज्य सरकार का वेट, सरचार्ज, डिजास्टर मैनेजमेंट सेस, हाईवे लीकर, बेन सेस, ये सब हम उनका सरप्लस करते हैं या उनकी गिनती करते हैं तो 41.67 रुपये प्रति लीटर राज्य सरकार का टैक्स, और डीलर मिशन का जो है उसका भी इसमें जोड़ा जाए तो 3.78 रुपया प्रति लीटर डीलर को भी दिया जाता है। ये सब गिना के हम देखें तो फॉर जो राज्य सरकार जो लेती है उनमें से वापिस 4% तो स्टेट को भी दे देती है। तो इसका मतलब आखिर तो ये हुआ कि जो वहां से आता है उसमें जो डाला जाए, जो सभी टैक्स, वेट और सब गिना जाए तो करीबन 100 रुपये तक पहुंचते हैं। मगर अभी सोचना है कि कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट कम से कम वो उसके ऊपर वेट ले सके या टैक्स ले सके,
उससे ही भाव जो दाम है वो कम हो सकते हैं। वो इंटरनेशनल दाम कम होंगे तब तो कम होगा ही सब। पेट्रोल का दाम, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम होगा तब कम होगा। मगर आज जो है मेरी नज़र में तो यही है कि सरकार ने जो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा दिया। और कोयले की बात हम करेंगे तो कोयला भी हमारे देश में उत्पन्न होता है, बाहर से लाना नहीं पड़ता, तो उससे भी कुछ फायदा हो और सीएनजी से भी फायदा हो। जी शैलेश जी, कोयले की कीमत कितनी बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, पता है आपको सिचुएशन? इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, वो सिचुएशन पता है। मगर कोयले का जो राजेश भाई बात कर रहे थे, उसके दाम बढ़े या कम हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर वो हमारे देश में भी होता है, हमारे देश में भी उसकी लीजें होती है, वहां से उत्पन्न होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मगर ये इलेक्ट्रिक कार और बता रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वो पॉसिबल ही नहीं है, आपने पावर स्टेशन नहीं बनाए हुए हैं। पावर स्टेशन के लिए सब्सिडी भी दी है और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग के लिए सब्सिडी दी है या गाड़ी के लिए दी है? नहीं, गाड़ी के लिए नहीं, सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं, सब्सिडी पावर स्टेशन के लिए भी दी गई है कि जो पेट्रोल पंप वाले या व्यापारी ये डालेंगे पावर स्टेशन और इलेक्ट्रिक स्टेशन, उसको भी सब्सिडी दी जाएगी। और जो कार लेंगे उसको भी सब्सिडी दी जाएगी, दोनों को सब्सिडी दी जाएगी। मगर आखिर जो दाम बढ़े हैं सब्सिडी देंगे पर हम नहीं बनाएंगे, क्या बात है? और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार कुछ ना कुछ इसमें हल ढूंढेगी और सीएनजी और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों को बढ़ाने से ही ये पेट्रोल के सामने ये दूसरा विकल्प है। ये विकल्प के साथ हमें जुड़ना चाहिए, कम से कम पेट्रोल का उपयोग हो, इस बात की तरह ही हमें जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक और सीएनजी का यूज ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सीएनजी गाड़ियां ले, ऐसी मेरी दरखास्त है। जी, अच्छा है आपने साइकिल लेने को नहीं बोला शैलेश जी, पर ठीक है, दंगल देश का में आप साइकिल सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही अब यूज हो रही है। जी बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज तक ही सीमित रखना शैलेश जी। हमें तो डर है कहीं ना कहीं हमें भी साइकिल निकलना पड़े। जी शैलेश जी ध्यान रखना। दंगल देश का में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया जी। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था महंगाई। हमने देखा कि जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर में 15 रुपए बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल की कीमत की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होती है जिसका साफ असर पड़ता है हर चीज की कीमत पर। हम देख रहे हैं, चाहे हम बात करें दाल की, चाहे हम बात करें सब्जी की, बात करें हम दूध की, हर चीजों का दाम बढ़ता जा रहा है। एक और तो त्योहार आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे भारत देश की तो त्योहारों का देश भी गिना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता महंगाई की मार सह रही है तो त्योहार कैसे मनाएगी? अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, अगर हम बात करते हैं घर की बजट की, तो घर का बजट लगातार टूट रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत बार बार आश्वासन दिया जाता है कि इसको जीएसटी में हम ले लेंगे, या तो फिर केंद्र या राज्य सरकार मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे जिससे जनता जो ये टैक्स, अधिकतर टैक्स भुगतान कर रही है पेट्रोल डीजल पे, वो ना करे तो काफी कीमतों में सुधार आ जाएगा और जिसकी सीधी इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के प्राइस पर भी पड़ेगी और जिसकी वजह से अर्थतंत्र को भी लाभ होगा। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, अभी तक तो हम देखा नहीं है ऐसा कोई भी विकल्प कि जो टिक पाए महंगाई के सामने। कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है अभी। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या जनता इसी तरह महंगाई की मार सहन करती ही जाएगी? हमने देखा था कि सीएनजी को पहले एक विकल्प के तौर पर लाया गया था, लेकिन जिस तरीके से सीएनजी की प्राइस में भी बढ़ोतरी हो रही है, वो वक्त दूर नहीं है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल और सीएनजी जो है वो कहीं ना कहीं 19-20 ही नजर आएंगे। और जहां तक बात है विकल्प का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें तो अभी कुछ सालों तक तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर स्टेशन उपलब्ध नहीं है। उसकी जो कीमत है, पहली बात तो गाड़ी लेने के लिए चलो सब्सिडी जो थोड़ी बहुत अगर सरकार देती भी है, तो उसके अलावा के पैसे जनता कहां से लाए? अभी कोरोना काल का सामना हर इंडस्ट्री ने किया है, हर वर्ग ने किया है। खासतौर पे अगर हम गरीब और मध्यम वर्ग की बात करें, जिनको ही सबसे ज्यादा महंगाई की मार खानी पड़ती है, वो लोग कहां से लाए नई गाड़ी के पैसे?
सोचने की जरूरत है और सुधार की आवश्यकता तो बिल्कुल है। तो देखते हैं कि ये महंगाई की मार कब कम होती है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।